परिचय। बच्चों, आज हम साम्यावस्था के बारे में जानेंगे। भौतिक साम्य में किसी निकाय की वह साम्यावस्था समाहित है जिसमें उसका प्रावस्था रूपांतरण होता है। उदाहरण के लिए, नमक की घुलनशीलता, जल का वाष्पीकरण आदि। कैल्शियम कार्बोनेट का विघटन या हाइड्रोजन और आयोडीन के बीच अभिक्रिया जैसी रासायनिक प्रक्रियाओं में साम्य रासायनिक साम्य कहलाता है। सामान्य भौतिक साम्यावस्थाएं हैं ठोस और द्रव, द्रव और गैस, ठोस और गैस। समांगी साम्यावस्थाओं में अभिकारक और उत्पाद समान प्रावस्था में होते हैं, जबकि रासायनिक साम्यावस्थाओं में अभिकारक और उत्पाद अलग अलग प्रावस्थाओं में होते हैं। इसलिए इस पूरे मॉड्यूल में हम साम्यावस्था के बारे में जानेंगे। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे: भौतिक अवस्था में साम्यावस्था की व्याख्या करना, द्रवों में ठोस या गैसों की घुलनशीलता में साम्यावस्था की व्याख्या करना, रासायनिक साम्यावस्था की व्याख्या करना, रासायनिक साम्यावस्था का नियम व्यक्त करना, समांगी साम्यावस्थाओं की व्याख्या करना, विषमांगी साम्यावस्थाओं की व्याख्या करना, साम्यावस्था स्थिरांक के अनुप्रयोगों की चर्चा करना, साम्यावस्थाओं को प्रभावित करने वाले कारकों की चर्चा करना। भौतिक अवस्था में साम्य। जब अभिकारक का सांद्रण स्थिर हो जाता है तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है और अभिक्रिया ठहरी हुई प्रतीत होती है। निकाय की ये अवस्था जिसमें कोई नेट परिवर्तन नहीं होता है साम्यावस्था कहलाती है। ठोस द्रव साम्यावस्था। जब एक शुद्ध ठोस पदार्थ को गर्म किया जाता है तो ये एक निश्चित तापमान पर द्रव में परिवर्तित होने लगता है। इस तापमान पर पदार्थ की ठोस और द्रव अवस्थाएं दाब की दी गई दशाओं के तहत सह अस्तित्व में होती हैं। वायुमंडलीय ताप किसी शुद्ध पदार्थ के लिए वह ताप जिस पर ठोस और द्रव अवस्थाएं सह अस्तित्व में होती हैं। पदार्थ का सामान्य गलनांक या सामान्य हिमांक कहलाता है। गलनांक पर ठोस पदार्थ की द्रवावस्था के साथ साम्यावस्था में होता है। ये मानते हुए कि बर्फ और जल को 273 केल्विन यानी बर्फ के गलनांक पर एक पूर्ण रूपेण रोधी थर्मस फ्लास्क में लिया गया है। इस निकाय का एक रोचक अभिलक्षण यह है कि तापमान तथा बर्फ और जल के द्रव्यमान स्थिर रहते हैं। ये बर्फ और जल के बीच गतिक साम्य दर्शाता है। क्योंकि बर्फ और जल के द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए बर्फ से जल में जाने वाले अणुओं की संख्या जल से बर्फ में जाने वाले अणुओं की संख्या के बराबर होती है। इस प्रकार साम्यावस्था पर गलनांक की दर बराबर हिमांक की दर। द्रव वाष्प साम्यावस्था। इस साम्य को समझने के लिए आइए एक बंद पात्र में जल के वाष्पीकरण का उदाहरण लेते हैं। जब जल की थोड़ी सी मात्रा को कमरे के तापमान पर एक निर्वातित पात्र में लिया जाता है तो ये वाष्पित होने लगता है। सबसे पहले पात्र के भीतर का दाब बढ़ता है। जैसे ही गैस प्रावस्था में अणुओं की संख्या बढ़ती है, ये जल की सतह से टकराकर इसे ग्रहण कर लेते हैं। ये संघनन कहलाता है। प्रारंभ में संघनन की दर वाष्पीकरण की दर से कम होती है, लेकिन गैस प्रावस्था के अणुओं में वृद्धि के साथ संघनन की दर बढ़कर वाष्पीकरण की दर के बराबर हो जाती है। इस अवस्था में यह कहा जाता है कि साम्य स्थापित हो गया है। इस प्रकार साम्य अवस्था में वाष्पीकरण की दर बराबर संघनन की दर।
ठोस वाष्प साम्यावस्था। ठोस प्रावस्था से गैसीय प्रावस्था तक सीधे माध्यमिक द्रव प्रावस्था से होकर गुजरे बिना ही स्थानांतरण की प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है। इसके विपरीत किसी गैस को सीधे ठोस में परिवर्तित करने की प्रक्रिया निक्षेपण कहलाती है। आइए शुष्क बर्फ का उदाहरण देखें। द्रवों में ठोस या गैसों की घुलनशीलता संबंधी साम्य। द्रवों में ठोस विलयन, जिसमें और अधिक विलय कण न घुल सके, संतृप्त विलयन कहलाता है। उदाहरण के लिए, यदि हम जल में लगातार चीनी मिलाते रहें तो एक अवस्था ऐसी आती है जब और अधिक चीनी जल में नहीं घुलती है। संतृप्त विलयन साम्य की अवस्था समरूप होता है। जब द्रव में चीनी की घुलनशीलता की दर अपक्षेपण की दर के बराबर होती है तो साम्य अवस्था स्थापित कही जाती है। यह साम्य अवस्था प्रकृति गतिक होती है। इसे रेडियो एक्टिवताहीन चीनी के संतृप्त विलयन में रेडियो एक्टिविता युक्त चीनी की कुछ मात्रा मिलाकर प्रमाणित किया जा सकता है। यह अवलोकन किया गया है कि विलयन और रेडियो एक्टिवताहीन चीनी भी रेडियो एक्टिव हो जाती है। द्रवों में गैस से जब एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल खोली जाती है तो उसमें घुली हुई कार्बन डाइऑक्साइड बहुत तेजी से बाहर निकलने लगती है। ये एक साम्य अवस्था स्थिति को दर्शाती है। दिए गए ताप पर गैसीय अवस्था में विलय के अणुओं और द्रव में खुले अणुओं के बीच एक साम्य अवस्था होती है। इसे निम्न प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। द्रव में गैस की विलयता पर दाब के प्रभाव को हेनरी के नियम द्वारा व्यक्त किया जाता है। इस नियम के अनुसार दिए गए तापमान पर किसी विलायक के दिए गए द्रव्यमान में खुली गैस का द्रव्यमान विलायक के ऊपर गैस के दाब के सीधे समानुपाती होता है। m सीधे समानुपाती है p के। m बराबर kp। किसी द्रव में गैस की विलयता तापमान में वृद्धि के साथ साथ घटती जाती है। भौतिक प्रक्रम में शामिल साम्य अवस्था के सामान्य लक्षण। 1. साम्य अवस्था पर निकाय के मापने योग्य गुणधर्म स्थिर होते हैं। 2. साम्य अवस्था पर दो विपरीत प्रक्रमों के बीच गतिक संतुलन होता है। 3. केवल बंद निकाय में ही साम्य अवस्था प्राप्त की जा सकती है। 4. जब साम्य अवस्था प्राप्त हो जाती है तो साम्य अवस्था में शामिल पदार्थों की सांद्रता सहित एक व्यंजक मौजूद होता है जो दिए गए तापमान पर एक स्थिर मान पर पहुंचता है। 5. सांद्रता के स्थिर मान का परिमाण ये दर्शाता है कि साम्य अवस्था तक पहुंचने से पूर्व प्रक्रम किस सीमा तक हो चुका है। रासायनिक प्रक्रमों में साम्य अवस्था। गतिक साम्य अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों को पुनः बनाने के लिए उत्पाद अभिक्रिया नहीं करते हैं अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहलाती हैं। उदाहरण के लिए, सिल्वर नाइट्रेट सोडियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करके सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट बनाता है। अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों को पुनः बनाने के लिए उत्पाद अभिक्रिया करते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहलाती हैं। उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं को विपरीत दिशाओं की ओर संकेत करते दो तीर खींचकर निरूपित किया जाता है। उदाहरण के लिए, हाइड्रोजन आयोडीन के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन आयोडाइड बनाता है। वो अवस्था जिस पर अभिकारकों और उत्पादों की सांद्रता में और परिवर्तन नहीं होता है रासायनिक साम्य अवस्था कहलाती है। साम्य अवस्था पर अग्रिम अभिक्रिया की दर प्रतीप अभिक्रिया की दर के बराबर होती है। रासायनिक साम्य प्रकृति में गतिक भी होता है क्योंकि अभिक्रिया साम्य अवस्था पर रुकती नहीं है। जब अग्रिम और प्रतीप अभिक्रियाओं की दरें
समान हो जाती हैं तो अभिकारकों एवं उत्पादों की सांद्रताएं स्थिर रहती हैं। रासायनिक प्रक्रमों में साम्यावस्था, गतिक साम्य। आइए उदाहरण की सहायता से साम्यावस्था की व्याख्या करें। जब कैल्शियम कार्बोनेट को एक बंद निर्वातित पात्र में 1073 केल्विन तक गर्म किया जाता है तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करने के लिए अपघटित होने लगता है। कार्बन डाइऑक्साइड दाब में वृद्धि करती है। दाब में वृद्धि लगातार होती है क्योंकि अभिक्रिया आगे बढ़ती रहती है और अंत में स्थिर हो जाती है और तब तक स्थिर रहती है जब तक तापमान स्थिर रहता है। ये प्रतीत होता है कि अभिक्रिया एक ठहराव पर आ गई है, हालांकि CaCO3 अभी भी उपस्थित रहता है। ये दर्शाता है कि निकाय ने साम्यावस्था प्राप्त कर ली है। रासायनिक साम्यावस्था का नियम और रासायनिक स्थिरांक। द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर अभिकारक अवयवों के आणविक सांद्रण के गुणनफल के सीधे अनुक्रमानुपाती होती है। साथ ही प्रत्येक सांद्रण पद की घात का मान रासायनिक समीकरण में उस अवयव के संख्यात्मक गुणांक के बराबर होता है। आइए एक साधारण उत्क्रमण अभिक्रिया पर विचार करें। अभिकारक A और B उत्पाद C और D बनाने के लिए अभिक्रिया करते हैं। साम्य मिश्रण में सांद्रताएं निम्न प्रकार से संबंधित हैं। इसे समीकरण 1 नाम दें। समीकरण 1 साम्य समीकरण कहलाता है। Kc साम्य स्थिरांक कहलाता है और पद साम्यावस्था स्थिरांक व्यंजक कहलाता है। निम्न प्रकार की सामान्य अभिक्रिया के लिए साम्यावस्था स्थिरांक के लिए व्यंजक को निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है, जहां C इंगित करता है K को, अर्थात Kc को मोल प्रति लीटर की सांद्रताओं में व्यक्त किया जाता है। समांग साम्यावस्था। इस साम्यावस्था में अभिकारक और उत्पाद एक ही प्रावस्था में होते हैं। गैसीय निकाय में साम्यावस्था स्थिरांक उन अभिक्रियाओं के लिए जिनमें अभिकारक और उत्पाद दोनों गैसीय अवस्था में होते हैं। साम्यावस्था स्थिरांक को आंशिक दाब के पदों में व्यक्त किया जाता है। इन अभिक्रियाओं के लिए साम्यावस्था स्थिरांक को Kp द्वारा दर्शाया जाता है। आदर्श गैस समीकरण है PV बराबर nRT, P बराबर N/V RT, जहां P पास्कल में दाब, N गैस के मोलों की संख्या, Vm घन में आयतन है, T केल्विन में तापमान है और R बराबर 0.831 बार लीटर प्रति मोल केल्विन। N/V को मोल प्रति लीटर में सांद्रता C के रूप में और P को बार में व्यक्त किया जा सकता है, इसलिए P बराबर CRT। सामान्य अभिक्रिया के लिए Kp का मान है, जहां C Da और B के क्रमशः Pc, Pd, Pa, Pb आंशिक दाब है और इसे हल किया जा सकता है। Kp और Kc के बीच संबंध है Kp और Kc गुणा RT की घात डेल्टा N, जहां संतुलित रासायनिक समीकरण में डेल्टा N बराबर गैसीय उत्पादों के मोलों की संख्या, गैसीय अभिकारकों के मोलों की संख्या, दाब को बार में व्यक्त किया गया है। विषमांग साम्यावस्था। साम्यावस्था जिसमें शामिल पदार्थ विभिन्न प्रावस्था में उपस्थित होते हैं, विषमांग साम्यावस्था कहलाती है। उदाहरण के लिए, जब नीचे दर्शाए गए रूप में गैस के साथ द्रव साम्यावस्था में होता है, साम्यावस्था स्थिरांक निम्न है
शुद्ध द्रव की सांद्रता 1 है, अर्थात द्रव रूप में H2O बराबर 1। इसलिए साम्यावस्था स्थिरांक के अनुप्रयोग। साम्यावस्था स्थिरांक के लक्षण। साम्यावस्था स्थिरांक का मान अभिकारी अवयवों की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। साम्यावस्था स्थिरांक का मान ताप बदलने के साथ बदलता है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए उत्क्रम अभिक्रिया के साम्यावस्था स्थिरांक अग्रवर्ती अभिक्रिया के साम्यावस्था स्थिरांक का व्युत्क्रम होता है। साम्यावस्था स्थिरांक उत्प्रेरक की उपस्थिति पर निर्भर नहीं करता है। यदि साम्यावस्था स्थिरांक को सांद्रता के पदों में व्यक्त किया जाता है तो विभिन्न अभिक्रियाओं के लिए इसके मात्रक अलग अलग होते हैं। अभिक्रिया की सीमा का अनुमान लगाना। साम्यावस्था स्थिरांक का परिमाण हमें उस सीमा के बारे में बताता है जिसके लिए अभिकारकों को साम्यावस्था प्राप्त करने से पहले उत्पादों में रूपांतरित किया जाता है। अभिक्रिया की दिशा का अनुमान लगाना। अभिक्रिया भागफल Q किसी समय पर एक विशिष्ट बिंदु पर अभिक्रिया के दौरान उपस्थित उत्पादों और अभिकारकों की सापेक्षिक मात्रा की गणना करता है। इसे मोलर सांद्रता के साथ QC और आंशिक दाब के साथ QP द्वारा दर्शाया जाता है। सामान्य अभिक्रिया के लिए यदि QC KC से अधिक है तो नेट अभिक्रिया पश्चवर्ती दिशा में होती है जो अभिकारकों की दिशा है। यदि QC KC से कम है तो नेट अभिक्रिया अग्रवर्ती दिशा में होती है जो अभिकारकों की दिशा है। यदि QC बराबर KC तो अभिक्रिया साम्यावस्था में है, अर्थात नेट अभिक्रिया नहीं होती है। साम्य सांद्रताओं की गणना। चरण 1। साम्य के लिए रासायनिक समीकरण लिखें। चरण 2। अभिक्रिया के लिए साम्यावस्था स्थिरांक व्यंजक लिखें। चरण 3। सभी अज्ञात सांद्रताओं को एकल चर x के पदों में व्यक्त करें। चरण 4। साम्यावस्था स्थिरांक व्यंजक में साम्यावस्था सांद्रताओं यानी x के पदों में उसको प्रतिस्थापित करें। चरण 5। x के लिए समीकरण हल करें। चरण 6। साम्यावस्था सांद्रताओं की गणना के लिए चरण 3 के व्यंजकों में x के लिए प्राप्त किए गए मान प्रतिस्थापित करें। साम्यावस्था स्थिरांक K, अभिक्रिया भागफल Q तथा गिब्स ऊर्जा G के बीच संबंध। विशिष्ट निर्धारित दशाओं में निकाय से स्वतंत्र रूप से उपलब्ध ऊर्जा जिसे उपयोगी कार्य में लगाया जा सकता है गिब्स ऊर्जा कहलाती है। संबंध है, इसे समीकरण 1 के रूप में नाम दें जहां ये मानक गिब्स ऊर्जा दर्शाती है। हम जानते हैं कि साम्यावस्था पर Q बराबर K और डेल्टा G बराबर 0 समीकरण 1 से पुनर्व्यवस्थित करने पर प्राप्त होता है। ये समीकरण ताप और साम्यावस्था स्थिरांक के मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन से संबंधित है। साम्यावस्था स्थिरांक है। यदि मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन 0 से अधिक है तो K 1 से कम होता है जिससे प्रतीप अभिक्रिया आसान हो जाती है। यदि मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन 0 से कम है तो K 1 से अधिक होता है जिससे अग्र अभिक्रिया आसान हो जाती है। साम्यावस्था को प्रभावित करने वाले कारक सांद्रण, ताप, दाब जैसे प्राचलों के प्रभाव का अध्ययन
ला शातिलिये सिद्धांत की मदद से किया जा सकता है। इसके अनुसार यदि एक निकाय साम्यावस्था में सांद्रण, दाब या ताप में परिवर्तन के अधीन है तो साम्यावस्था उस दिशा में अग्रसर होती है जिस दिशा में परिवर्तन का प्रभाव समाप्त हो जाए। सांद्रता परिवर्तन का प्रभाव। ला शातिलिये सिद्धांत के अनुसार जब साम्यावस्था वाले निकाय में अवयव की सांद्रता बढ़ जाती है तो साम्य स्थानांतरित हो जाएगा जिससे मिलाए गए पदार्थ का उपयोग हो सके। माना कि साम्यावस्था पर अभिकारकों में से किसी एक अभिकारक को मिलाया जाता है तो अभिकारकों का उपभोग करने के लिए साम्य अग्र दिशा में स्थानांतरित होगा। दूसरी तरफ यदि उत्पादों में से किसी एक उत्पाद को मिलाया जाता है तो उत्पादों का उपभोग करने के लिए साम्य उत्क्रम दिशा में स्थानांतरित होगा। उदाहरण के लिए, नमी वाले दिन हमें ज्यादा पसीना आता है। नमी वाले दिन पसीना ज्यादा निकलता है क्योंकि आसपास की वायु में जल वाष्प की मात्रा अधिक होती है और हमारा शरीर जल वाष्प के रूप में जल को नष्ट नहीं कर सकता। साम्यावस्था को प्रभावित करने वाले कारक। दाब परिवर्तन का प्रभाव। ला शातिलिये सिद्धांत के अनुसार वाह्य दाब में वृद्धि साम्यावस्था को इस प्रकार से प्रभावित करेगी कि दाब कम हो जाए। इसका अर्थ है कि साम्य उस दिशा की ओर स्थानांतरित होगा जिस तरफ गैसीय पदार्थों के मोलों की संख्या सबसे कम है। उदाहरण के लिए, यदि हम दाब में वृद्धि करते हैं तो निकाय द्वारा घेरा गया आयतन घट जाता है और प्रति इकाई मोलों की संख्या बढ़ जाती है। ये प्रभाव संभारित किया जा सकता है। यदि साम्य उस दिशा में स्थानांतरित होता है जिस तरफ मोलों की संख्या कम होती है, इसलिए दाब बढ़ जाता है। इस स्थिति में साम्य अग्र दिशा में अग्रसर होगा। अक्रिय गैस के योग का प्रभाव। स्थिर आयतन पर अक्रिय गैस निकाय का कुल दाब बढ़ा देती है, लेकिन अभिकारकों एवं उत्पादों का आंशिक दाब समान रहता है और साम्यावस्था अपरिवर्तित रहती है। स्थिर दाब पर अक्रिय गैस का योग आयतन को बढ़ा देगा, इसलिए इस प्रभाव को संभारित करने के लिए साम्य उस तरफ स्थानांतरित होगा जिस तरफ मोलों की संख्या अधिक हो गई है। उदाहरण के लिए, स्थिर दाब पर अक्रिय गैस का योग साम्य को उत्क्रम दिशा की ओर अग्रसर करेगा। ताप परिवर्तन का प्रभाव। रासायनिक साम्यावस्था में दो अभिक्रियाएं शामिल होती हैं, एक उत्पादों के पक्ष में और दूसरी अभिकारकों के पक्ष में होती है। यदि एक अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है तो दूसरी ऊष्माशोषी होगी। उदाहरण के लिए, अग्र अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी और उत्क्रम अभिक्रिया ऊष्माशोषी है। अब यदि ताप बढ़ाया जाता है तो साम्य उत्क्रम दिशा की ओर अग्रसर होता है क्योंकि ये मिलाई गई ऊष्मा के प्रभाव को समाप्त कर देता है। यदि ताप घटाया जाता है तो साम्य अग्र दिशा में स्थानांतरित होगा, इसलिए निम्न तापमान अमोनिया के निर्माण के पक्ष में होगा। क्या आप जानते हैं, डॉक्टर डिएगो डॉमजिस एरोस्पेस इंजीनियरिंग विभाग में सहायक प्रोफेसर के नेतृत्व में एक अनुसंधान टीम को तापीय असाम्यावस्था की उपस्थिति में अशांत प्रवाहों की जटिल अन्योन्य क्रिया के अध्ययन के लिए एयरफोर्स ऑफिस ऑफ साइंटिफिक रिसर्च यानी AFOSR द्वारा $2.2 मिलियन का पुरस्कार प्रदान किया गया। बुनियादी अनुसंधान पहल BRI पुरस्कार अशांत प्रवाहों पर तापीय एवं यांत्रिक असाम्यावस्था प्रभावों, विशेष रूप से सीधे संख्यात्मक अनुकरणों, आणविक अनुकरणों एवं प्रयोगों के द्वारा ऊर्जा विनिमय के लिए मौलिक तंत्र में
अध्ययन के लिए दिया गया है। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। जब अभिकारक का सांद्रण स्थिर हो जाता है तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है और अभिक्रिया रुकी हुई प्रतीत होती है। निकाय की ये अवस्था जिसमें कोई नेट परिवर्तन नहीं होता है साम्य अवस्था कहलाती है। गलनांक पर ठोस पदार्थ पदार्थ की द्रवावस्था के साथ साम्य अवस्था में होता है। द्रव और वाष्प अवस्था के बीच साम्य अवस्था में वाष्पीकरण की दर बराबर संघनन की दर। ठोस प्रावस्था से सीधे गैसीय प्रावस्था में रूपांतरण ऊर्ध्वपातन कहलाता है और इसके विपरीत रूपांतरण निक्षेपण कहलाता है। एक विलयन संतृप्त कहा जाता है यदि और अधिक विलय कणों को घोला नहीं जा सकता। द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर अभिकारक अवयवों के आणविक सांद्रण के गुणनफल के सीधे अनुक्रमानुपाती होती है। साथ ही प्रत्येक सांद्रण पद की घात का मान रासायनिक समीकरण में उस अवयव के संख्यात्मक गुणांक के बराबर होता है। यदि अभिकारक और उत्पाद एक ही प्रावस्था में हों तो स्थापित साम्यावस्था समांगी साम्यावस्थाएं कहलाती हैं। साम्यावस्थाएं जिनमें शामिल पदार्थ विभिन्न प्रावस्थाओं में उपस्थित होते हैं विषमांगी साम्यावस्थाएं कहलाती हैं। साम्यावस्था स्थिरांक के अभिक्रिया भागफल Q और गिब्स ऊर्जा G के बीच संबंध है। साम्यावस्थाओं को प्रभावित करने वाले कारक सांद्रण परिवर्तन, दाब परिवर्तन, अक्रिय गैस योग, ताप परिवर्तन और उत्प्रेरक का प्रभाव हैं। परिचय। बच्चों, आज हम अम्लीय, क्षारीय व उदासीन विलयन को पहचानने के लिए एक प्रयोग करेंगे। ठीक है सर। सबसे पहले एक बूंद विलयन नीले लिटमस पेपर पर डालें। यदि ये लाल हो जाता है तो इसका अर्थ है कि ये अम्लीय व्यवहार प्रदर्शित करता है। इसके बाद विलयन की एक बूंद लाल लिटमस पेपर पर डालें। यदि ये नीला हो जाता है तो ये क्षारीय व्यवहार को प्रदर्शित करता है। और अंत में हम तीसरे समाधान के लिए परीक्षण करेंगे जिसमें रंग अपरिवर्तित रहता है, जिसका अर्थ है कि विलयन उदासीन है, अर्थात हम कह सकते हैं कि साम्यावस्था में है। सर, ये साम्यावस्था क्या है? साम्यावस्था वो स्थिति होती है जिसमें क्षार के अणुओं की संख्या अम्ल के अणुओं की संख्या के बराबर हो जाती है। आइए इस बारे में और अधिक जानें। इस पाठ में आप भौतिक और रासायनिक साम्यावस्था के बारे में अध्ययन करेंगे। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। विलयन में आयनीय साम्यावस्था का वर्णन करना, अम्ल, क्षार व लवण की अवधारणा की चर्चा करना, पीएच स्केल का वर्णन करना, अम्ल शक्ति को प्रभावित करने वाले कारकों की चर्चा करना, लवणों के जल अपघटन और उनके विलयन के पीएच की चर्चा करना, बफर विलयन का वर्णन करना, विलयता गुणनफल स्थिरांक को परिभाषित करना। विलयन में आयनिक साम्यावस्था। सोडियम क्लोराइड जैसे पदार्थ का जलीय विलयन सल्फ्यूरिक अम्ल इत्यादि में से विद्युत का प्रवाह होता है, जबकि शर्करा
यूरिया इत्यादि के जलीय विलयन में से विद्युत का प्रवाह नहीं होता है। वे पदार्थ जिनमें से होकर विद्युत का प्रवाह होता है विद्युत अपघट्य यानी इलेक्ट्रोलाइट कहलाते हैं, जबकि जिन पदार्थों से होकर विद्युत का प्रवाह नहीं होता है वे विद्युत अनपघट्य यानी नॉन इलेक्ट्रोलाइट कहलाते हैं। वे विद्युत अपघट्य जो अपने विलयन में लगभग पूर्ण रूप से आयनीकृत हो जाते हैं प्रबल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं, और वे विद्युत अपघट्य जो अपने विलयन में अपूर्ण रूप से आयनीकृत होते हैं दुर्बल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। वो साम्यावस्था जिसमें जलीय विलयन में आयन संबद्ध होते हैं आयनिक साम्यावस्था कहलाती है। अम्ल, क्षार व लवण। विद्युत अपघट्य अम्ल, क्षार व लवण कुछ भी हो सकते हैं। अम्लों का स्वाद खट्टा होता है। सिरके में एसिटिक अम्ल होता है। इमली में टार्टरिक अम्ल होता है। अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल बनाते हैं। क्षारों का स्वाद कड़वा होता है। वे लाल लिटमस पेपर को नीला बनाते हैं। कास्टिक सोडा, वॉशिंग सोडा सामान्य रूप से इस्तेमाल होने वाले क्षार हैं। अम्ल, क्षार व लवण। अम्लों व क्षारों की अरेनियस अवधारणा। अम्ल वह पदार्थ है जो जल में मिलाए जाने पर H+ आयनों की सांद्रता में वृद्धि करता है, जबकि क्षार वह पदार्थ है जो जल में मिलाए जाने पर OH- आयनों की सांद्रता में वृद्धि करता है। HCl और HNO3 जैसे अम्ल जो कि जलीय विलयन में लगभग पूर्ण रूप से आयनीकृत हो जाते हैं प्रबल अम्ल कहलाते हैं, जबकि CH3 COOH जैसे अम्ल जो पूर्ण रूप से आयनीकृत नहीं होते हैं दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। इसी प्रकार जो क्षार जलीय विलयन में लगभग पूर्ण रूप से आयनीकृत हो जाते हैं प्रबल क्षार कहलाते हैं, जैसे NaOH और KOH। NH4OH जैसे क्षार जो कि आंशिक रूप से आयनीकृत होते हैं दुर्बल क्षार कहलाते हैं। H+ आयन इलेक्ट्रॉन की हानि से निर्मित होता है, इसलिए ये एक साधारण प्रोटॉन है और स्वतंत्र रूप से विद्यमान नहीं रह सकता है। इसलिए ऐसा माना जाता है कि ये H3O+ के रूप में जल के साथ संयोजन में जल मिश्रित स्वरूप में विद्यमान रहता है। H3O+ आयन हाइड्रोनियम आयन कहलाता है। इसी प्रकार हाइड्रोक्सिल आयन जल मिश्रित होकर H3O2- आयन बनाता है। ब्रोंस्टेड, लॉरी अम्ल एवं क्षार। उनके अनुसार अम्ल वो पदार्थ है जो प्रोटॉन प्रदान कर सकता है। क्षार वो पदार्थ है जो प्रोटॉन प्राप्त कर सकता है। संयुग्मी अम्ल, क्षारक युग्म निम्न अभिक्रिया में दिया गया है। अग्रवर्ती अभिक्रिया में जल एक प्रोटॉन अमोनिया यानी क्षार को प्रदान करता है और अम्ल के रूप में कार्य करता है। पश्चिमवर्ती अभिक्रिया में NH4+ आयन एक प्रोटॉन OH- आयन यानी क्षार को देता है और अम्ल के रूप में कार्य करता है। अम्ल द्वारा प्रोटॉन त्यागने से बना हुआ क्षार अम्ल का संयुग्मी क्षार कहलाता है, जबकि क्षार द्वारा प्रोटॉन प्राप्त करने से बना अम्ल क्षार का संयुग्मी अम्ल कहलाता है। उदाहरण में OH- H2O का संयुग्मी क्षार है और NH4+ NH3 का संयुग्मी अम्ल है। अम्ल क्षारक युग्म जैसे कि H2O बटे OH- और NH4+ बटे NH3 जिनका निर्माण प्रोटॉन की हानि या प्राप्ति से होता है,
संयुग्मी अम्ल क्षारक युग्म कहलाते हैं। उदाहरण, निम्न ब्रोंस्टेड क्षारों के लिए संयुग्मी अम्ल लिखें। H2O NH3 और C2H 5OH। विलयन, संयुग्मी अम्ल का निर्माण क्षार से प्रोटॉन की प्राप्ति से होता है। इस तरह दिए गए क्षारों के लिए संयुग्मी अम्ल निम्न हैं। H2O के लिए संयुग्मी अम्ल H3O+ है। NH3 के लिए संयुग्मी अम्ल NH4+ है। C2H5OH के लिए संयुग्मी अम्ल C2H5OH2+ है। लेविस अम्ल एवं क्षार। लेविस की अवधारणा के अनुसार अम्ल वो पदार्थ है जो इलेक्ट्रॉनों के युग्म को ग्रहण कर सकता है। क्षार वो पदार्थ है जो इलेक्ट्रॉनों के युग्म को प्रदान कर सकता है। उदाहरण के लिए, अभिक्रिया में BF3 अम्ल के रूप में कार्य करता है। अम्लों एवं क्षारों का आयनन। जल और इसके आयनिक उत्पादों का आयनन स्थिरांक। शुद्ध जल एक दुर्बल विद्युत अपघट्य है और समीकरण के अनुसार आयनीकृत होता है, अथवा सामान्य रूप से इस तरह से लिखा जाता है, जिसके लिए आयनन स्थिरांक निम्न के द्वारा निरूपित किया जाता है। Ki बराबर H+ की सांद्रता गुणे OH- की सांद्रता बटे H2O की सांद्रता। चूंकि जल आंशिक रूप से आयनीकृत है, इसकी ज्ञात होने वाली सांद्रता आंशिक रूप से आयनीकृत होगी। इसकी सांद्रता आयनन स्थिरांक Ki के साथ संयोजित हो सकती है और एक नया स्थिरांक देती है, जो जल का आयनिक गुणनफल Kw कहलाता है। माना ये समीकरण 1 है। शुद्ध जल में OH- की सांद्रता H+ के बराबर होती है। इसलिए 25 डिग्री सेल्सियस पर जल में H+ का मान ज्ञात किया जाना है। इस तरह 25 डिग्री सेल्सियस पर आयनिक गुणनफल का मान बराबर है pH स्केल। विलयन के pH हाइड्रोजन आयन सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। 25 डिग्री सेल्सियस पर उदासीन जल के लिए pH बराबर -log 1.0 गुणे 10 की घात -7, जो कि 7 के बराबर है। 25 डिग्री सेल्सियस पर अम्लीय व क्षारीय का समरूपी pH क्रमशः 7 से कम और 7 से अधिक होगा। हम pOH स्केल को हाइड्रोक्सिल आयन सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। pH तथा pOH दोनों एक दूसरे से निम्न समीकरण के द्वारा संबद्ध हैं। pH + pOH बराबर pKw। pKw का मान 25 डिग्री सेल्सियस पर 14 है। pKw हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयनों की आपेक्षिक सांद्रता को नियंत्रित करता है, क्योंकि उनका गुणनफल स्थिर रहता है। दुर्बल अम्लों का आयनन स्थिरांक। दुर्बल अम्ल HX के विषय में विचार करें, जो कि जलीय विलयन में आंशिक रूप से आयनीकृत होता है और इसे HX की आरंभिक सांद्रता के रूप में निरूपित किया जा सकता है, जो माना कि C है। माना आयनन परिवर्तन का प्रसार
अल्फा है, तो HX साम्य सांद्रता C अल्फा है। H3O प्लस साम्य सांद्रता प्लस C अल्फा है तथा X माइनस साम्य सांद्रता प्लस C अल्फा है। अभिक्रिया के लिए साम्य स्थिरांक है Ka बराबर C वर्ग अल्फा वर्ग बटे C गुणे 1 माइनस अल्फा। Ka बराबर C अल्फा वर्ग बटे 1 माइनस अल्फा। Ka को अम्ल HX का वियोजन या आयनन स्थिरांक कहा जाता है। इसे मोलर सांद्रता के रूप में निरूपित किया जा सकता है। हाइड्रोजन आयन सांद्रता का pH स्केल प्राप्त करने के लिए विस्तारित किया जा सकता है। दुर्बल क्षारों का आयनन। दुर्बल क्षार XOH के आयनन को इस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। क्षार के आयनन के लिए साम्य स्थिरांक को Kb द्वारा निरूपित किया जा सकता है और ये क्षार आयनन स्थिरांक कहलाता है। इसे निम्न रूप में दर्शाया जाता है। यदि आरंभिक सांद्रता C है और क्षार के आयनन की मात्रा अल्फा है तो साम्य स्थिरांक को निम्न रूप में लिखा जा सकता है Kb बराबर C अल्फा वर्ग बटे 1 माइनस अल्फा। हाइड्रोजन आयन सांद्रता का pH स्केल प्राप्त करने के लिए विस्तारित किया जा सकता है। Ka और Kb के मध्य संबंध। अभिक्रिया के लिए साम्य स्थिरांक एकल अभिक्रियाओं का गुणनफल होता है। इसे निम्नानुसार प्रदर्शित किया जा सकता है। Knet बराबर K1, K2, K3 इत्यादि। संयुग्मी अम्ल क्षारक युगल के लिए Ka Kb बराबर Kw। द्वि तथा बहुक्षार की अम्ल एवं द्वि तथा बहुअम्लीय क्षार। वे अम्ल जिनके एक अणु में से एक से अधिक आयनन योग्य हाइड्रोजन परमाणु होते हैं बहुक्षार की अम्लों के रूप में जाने जाते हैं। द्विक्षार की अम्ल H2M के लिए माना ये अभिक्रिया 1 है, माना ये अभिक्रिया 2 है। अभिक्रिया 1 के लिए साम्य स्थिरांक निम्न है। Ka1 को प्रथम आयनन स्थिरांक कहा जाता है। अभिक्रिया 2 के लिए साम्य स्थिरांक निम्न है। Ka2 को द्वितीय आयनन स्थिरांक कहा जाता है। स्थिर वैद्युत बल अधिक होने के कारण Ka1 Ka2 से बड़ा है। अम्ल सामर्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक। आबंध सामर्थ्य। अम्लीय प्रोटॉन और अन्य शेष अणुओं के मध्य आबंध की सामर्थ्य का अम्लता पर प्रभाव पड़ता है। सामान्य रूप से आबंध जितना दुर्बल होगा अम्ल की अम्लता उतनी ही अधिक होगी। आबंध ध्रुवणता। अम्लीय हाइड्रोजन एवं अन्य परमाणु के मध्य उच्च ध्रुवीय आबंध प्रोटॉन के लिए अणु को छोड़ना आसान बनाता है और इसे अध्रुवी आबंध की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक अम्लीय बनाता है। उसी पंक्ति में तत्वों की अम्लों के लिए आबंध सामर्थ्य एक दूसरे के और अधिक समानता की ओर प्रवृत्त होते हैं और इसलिए अम्ल की सामर्थ्य निर्धारण में आबंध की ध्रुवणता महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्योंकि ध्रुवणता संबंधित परमाणुओं की वैद्युत ऋणात्मकता पर निर्भर होती है। अम्ल की सामर्थ्य में वैद्युत ऋणात्मकता के साथ बढ़ोतरी की प्रवृत्ति होती है क्योंकि आबंध अधिक ध्रुवणता की ओर प्रवृत्त होता है।
अम्लों एवं क्षारों के आयनन में उभयनिष्ठ आयन प्रभाव। उभयनिष्ठ आयन प्रभाव किसी आयनिक साम्य में वो विस्थापन है जो किसी ऐसे विलय के मिलाए जाने के कारण है जो वो आयन प्रदान करता है जो साम्य अवस्था में भूमिका निभाता है। एसिटिक अम्ल HC2H3O2 पर विचार करें। यदि हम इस विलयन में जलीय HCl मिलाएं, हम जानते हैं जलीय HCl प्रबल अम्ल है। ये जलीय HCl आयन प्रदान करता है जो एसिटिक अम्ल आयनन के लिए समीकरण में दाएं पक्ष में उपस्थित है। ली चैटेलियर के सिद्धांत के अनुसार साम्य संयोजन बाईं ओर स्थानांतरित हो जाएगा। एसिटिक अम्ल के आयनन की मात्रा में एक प्रबल अम्ल के मिलाए जाने पर कमी आती है। एसिटिक अम्ल के आयनन में जलीय HCl द्वारा ये कमी उभयनिष्ठ आयन प्रभाव का एक उदाहरण है। लवणों का जलापघटन तथा उनके विलयनों का pH। जलापघटन वह प्रक्रिया है जिसमें जल लवण से अभिक्रिया करके अम्ल एवं क्षार बनाता है। दुर्बल अम्ल एवं प्रबल क्षार वाला लवण। लवण MX का जलापघटन इस प्रकार का है। MX के विलयन में प्रबल क्षार MOH का पूर्ण वियोजन होता है, जबकि दुर्बल अम्ल HX लगभग अवियोजित रहता है। इस प्रकार के विलयन का pH 7 से अधिक होता है। लवणों का जलापघटन एवं उनके विलयनों का pH। प्रबल अम्ल एवं दुर्बल क्षार का लवण। लवण MX का जलापघटन इस प्रकार का है। MX के विलयन में प्रबल अम्ल HX का पूर्ण वियोजन होता है, जबकि दुर्बल क्षार MOH लगभग अवियोजित रहता है। इस प्रकार के विलयन में pH 7 से कम होता है। दुर्बल अम्ल एवं प्रबल क्षार वाला लवण। लवण MX का जलापघटन इस प्रकार का है। MX विलयन में दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार दोनों आंशिक रूप से अवियोजित स्वरूप में रहते हैं। इस प्रकार के विलयन का pH निम्न है। pH बराबर 7 + 1/2 गुणे pKa माइनस pKb। यदि pKa माइनस pKb का मान pH 7 से अधिक है वह धनात्मक है, और यदि pKa माइनस pKb का मान pH 7 की अपेक्षा कम है वह ऋणात्मक है। बफर विलयन। बफर विलयन को ऐसे विलयन के रूप में परिभाषित किया जाता है जो अम्ल या क्षार की अल्प मात्रा मिलाए जाने पर pH में परिवर्तन का प्रतिरोध करता है। बफर क्रिया। बफर विलयन की वह क्षमता है जो अम्ल व क्षार मिलाए जाने पर pH में परिवर्तन का प्रतिरोध करती है। बफर क्रिया कहलाती है। नाइट्रिक अम्ल या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जैसे प्रबल अम्ल कम pH पर बफर के रूप में कार्य करते हैं। अल्प विलय लवणों की विलयता साम्य। किसी विलयन में विलयता लवण की लैटिस एंथैल्पी यानी पूर्णोष्म तथा आयनों की विलायक योजन एंथैल्पी पर निर्भर करती है। विलयता गुणनफल स्थिरांक। किसी अल्प विलय लवण के लिए जो साम्य अवस्था स्थापित करने के लिए वियोजित होता है। विलयता गुणनफल स्थिरांक को निम्न रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इलेक्ट्रोलाइट सूत्र में जहां Ay+ व Bx- संबंधित धनात्मक एवं ऋणात्मक आयनों को निर्दिष्ट करते हैं और X व Y इन आयनों की संख्या को निरूपित करते हैं। इसलिए दिए गए तापमान पर
किसी अल्प विलय लवण के विलयता गुणनफल को संतृप्त विलयन में इसके आयनों की सांद्रता का गुणनफल के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिसमें प्रत्येक सांद्रता पद की घात विद्युत अपघटनों के वियोजन को प्रदर्शित करने वाले समीकरण में आने वाले आयनों की संख्या की आवृत्ति के बराबर होती है। लवण की विलयता ज्ञात होने पर इसके विलयता गुणनफल की गणना की जा सकती है। उदाहरण के लिए मान लें AB लवण है। किसी विशिष्ट तापमान पर इसकी विलयता S मोल प्रति लीटर है। लवण के S के मोल आयनीकृत होकर A+ के S मोल तथा B- के S मोल देते हैं। KSP बराबर है A+ की सांद्रता गुणे B- की सांद्रता के, जो कि बराबर है S गुणे S यानी S वर्ग के। आयनिक लवणों की विलयता पर उभयनिष्ठ आयन प्रभाव। यदि NaCl विलयन में AgCl विलयन मिलाया जाए, जिनमें उभयनिष्ठ आयन के रूप में Cl- है, तो AgCl की विलयता कम हो जाएगी, क्योंकि NaCl से Cl- निकलकर Ag+ के साथ संयोजित होकर बनाता है। इसी प्रकार यदि इसके एक आयन की सांद्रता में कमी आती है, तो दोनों आयनों की सांद्रता बढ़ाने के लिए एक बार पुनः KSP बराबर QSP होने तक अधिक लवण वियोजित होगा। ये इसके लिए भी लागू होता है जो कि NaCl विलयन में HCl का इस्तेमाल करते हुए Cl- द्वारा अवक्षेपित होता है। उभयनिष्ठ आयन प्रभाव को किसी विशेष आयन के लगभग संपूर्ण अविक्षेपन के लिए उपयोग किया जाता है, क्योंकि द्रव्यमान निर्धारण द्वारा भारात्मक आकलन हेतु इसके आंशिक विलय लवण का KSP मान बहुत कम होता है। क्या आप जानते हैं, प्रबल अम्ल उच्च रूप से संक्षारक होता है। उदाहरण के लिए सल्फ्यूरिक अम्ल वे धातुओं को वियोजित कर सकते हैं। जो क्षार जल में वियोजित हो जाता है क्षारक कहलाता है। जब आप किसी अम्ल को क्षारक में मिलाते हैं तो दोनों उदासीन हो जाते हैं। अम्ल और क्षारक एक साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। वह साम्य जिसके जलीय विलयन में आयन सम्मिलित होते हैं आयनिक साम्य कहलाता है। अरेरियस के अनुसार अम्ल वो पदार्थ है जिसे जल में मिलाने पर H+ आयनों की सांद्रता में बढ़ोतरी होती है, जबकि क्षार वो पदार्थ है जिसे जल में मिलाने पर OH- आयनों की सांद्रता में बढ़ोतरी होती है। बोन्स्टेड एवं लॉरी के अनुसार अम्ल वो पदार्थ है जो एक प्रोटॉन प्रदान कर सकता है। क्षार वो पदार्थ है जो एक प्रोटॉन ग्रहण कर सकता है। वह क्षार जो अम्ल द्वारा त्यागे गए प्रोटॉन के कारण बनता है अम्ल का संयुग्मी क्षार कहलाता है, जबकि वो अम्ल जो क्षार द्वारा ग्रहण किए गए प्रोटॉन के कारण बनता है क्षार का संयुग्मी अम्ल कहलाता है। लेविस के अनुसार अम्ल वो पदार्थ है जो इलेक्ट्रॉनों के युग्म को ग्रहण कर सकता है। क्षार वो पदार्थ है जो इलेक्ट्रॉनों के युग्म को प्रदान कर सकता है। किसी विलयन के pH को हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। जलापघटन वह प्रक्रम है जिसमें जल लवण के साथ अभिक्रिया करके अम्ल और क्षार बनाता है। बफर विलयन को उस विलयन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो अल्प मात्रा में अम्ल या क्षार मिलाए जाने पर pH में परिवर्तन का विरोध करता है। दिए गए तापमान पर किसी अल्प विलय लवण के
विलयता गुणनफल को संतृप्त विलयन में इसके आयनों की सांद्रता का गुणनफल के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिसमें प्रत्येक सांद्रता पद की घात विद्युत अपघटनों के वियोजन को प्रदर्शित करने वाले समीकरण में आने वाले आयनों की संख्या की आवृत्ति के बराबर होती है।